लिए हमारे पास दो अथॉरिटी है, एक तो है पुलिस और एक है कोर्ट। इसी क्रिमिनल प्रोसीजर में पुलिस क्या काम कर रही है? इन्वेस्टिगेशन का। कोर्ट्स कितने तरह की? दो तरह की। नंबर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स और नंबर दो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट क्या काम कर रही है? इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी एंड ट्रायल का प्रोसीजर क्या होता है, क्या नहीं होता है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का क्या काम हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करना। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को पावर कहां दे रखी है सीआरपीसी में? सेक्शन नंबर 1062 124 और फिर सेक्शन नंबर 129 से 148 या 49 148 या 49 आई थिंक 148 ये सारे पावर्स 148 है ना। ये पावर्स किसको दे रखी है साहब? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का मतलब है पालिका मैजिस्ट्रेट्स। अब प्रश्न ये है कि साहब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स तो ठीक है, इंक्वायरी और ट्रायल करने के लिए सीआरपीसी में कोर्ट्स की स्थापना हो रखी है। क्या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की भी स्थापना सीआरपीसी के द्वारा ही होगी या सीआरपीसी के अदर देन कोई दूसरी कोर्ट के द्वारा होगी? इस प्रश्न का निपटारा कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। उस प्रश्न का जवाब देता है हमें धारा 6 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कह रहा है क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, आपराधिक न्यायालयों का वर्गीकरण। आपराधिक न्यायालय का वर्गीकरण। अब सेक्शन नंबर 6 में इस बात की कहानी बताकर सीआरपीसी हमें एक ये रास्ता बता रहा है कि किसी भी राज्य में सरकार के द्वारा कितनी तरह की कोर्ट्स की स्थापना की जाएगी, यही बात कह रहा है। ठीक है, साफ कह रहा है सेक्शन नंबर 6 कि किसी भी राज्य में हाई कोर्ट और अन्य विधि के द्वारा स्थापित न्यायालय, अन्य विधि के द्वारा स्थापित न्यायालय। देखो साहब, एक तो लिखा उसने हाई कोर्ट शब्द, मतलब उच्च न्यायालय। अन्य विधि के द्वारा स्थापित न्यायालय, तो अन्य विधि कौन सी है? स्पेशल कोर्ट्स, जैसे कि स्पेशल कोर्ट। एग्जांपल एनडीपीएस कोर्ट की बात कर लें, पोक्सो कोर्ट की बात कर लें, SC/ST कोर्ट की बात कर लें, फैमिली कोर्ट की बात कर लें, और भी मनमान तरह की कोर्ट्स हैं। तो ये अन्य विधि के द्वारा स्थापित कोर्ट्स हैं। तो कहा सेक्शन नंबर 6 है किसी भी राज्य में हाई कोर्ट और अन्य विधि के द्वारा स्थापित न्यायालय के अलावा, तो दो कोर्ट्स ये हो गए। कौन कौन से कोर्ट्स होंगे? ये कोर्ट्स होंगे, 1 2 3 और 4। सबसे पहला न्यायालय कौन सा? कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन, जिसको हम सत्र न्यायालय के नाम से जानते हैं। दूसरा न्यायालय कौन सा? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिसको हमने कहा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या फिर इसको हम कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स, MM, या तो कहते हैं MM या कहते हैं JM। MM का मतलब हो गया मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और JM का मतलब हो गया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन सा? फर्स्ट क्लास, प्रथम वर्ग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो कोर्ट ऑफ सेशन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के कोर्स। और इसके अलावा कुछ लोग नहीं। इसके अलावा एक न्यायालय होगा जिस न्यायालय का नाम है कार्यपालक मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के कोर्स, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के कोर्स। नाम था दंड न्यायालयों का वर्गीकरण।
मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट क्या काम कर रहे हैं? ज्यादातर जो काम है वर्ल्ड में उनके पास में रेवेन्यू मैटर्स देखने का है ना। रेवेन्यू का हो गया, ल्यूटेशन का हो गया, जमीनों का हो गया, पेड़ों का हो गया, प्लांट्स का हो गया, एनवायरमेंट्स का हो गया। तो जब वो इसके सीआरपीसी के अलावा जो कोई काम कर रहे हैं उसमें कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट नहीं, अलग कोर्ट है। और जब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की पावर के काम किए जा रहे हैं, जैसे कि हम सेक्शन नंबर 106 से लेकर 124 और 129 से लेकर 148 की बात कर रहे हैं, तो ये बात होगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की। तो प्रश्न ये है कि क्या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का न्यायालय भी दंड न्यायालय के प्रकार है? तो जवाब आएगा कि हाँ, सेक्शन नंबर 6 के अनुसार कार्यपालिक मैजिस्ट्रेट का न्यायालय भी दंड न्यायालय के एक प्रकार है। क्या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के न्यायालय दंड देने में सक्षम है? तो जवाब आएगा कि हाँ, दी गई शर्तों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में दंड न्यायालय नहीं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट दंड देने में सक्षम है। अब प्रश्न ये कि कोर्ट ऑफ सेशन, गुड मॉर्निंग, कोर्ट ऑफ सेशन, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास नहीं सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और कार्यपालिक मैजिस्ट्रेट क्या मैटर्स देख रहे हैं, किन किन बातों का काम करेंगे? तो कोर्ट ऑफ सेशन, जिसको हम सत्र न्यायालय के नाम से जानते हैं, सीओस के नाम से, एक विचारण करता है जिसको हम कहते हैं सत्र विचारण। और सत्र विचारण का मतलब है सेशन ट्रायल्स, SESSION, सेशन ट्रायल्स। सेशन ट्रायल्स सीआरपीसी में कहां से शुरू होकर कहां तक खत्म हो रहा है? 225 ट्रायल्स की बात करो तो से सेक्शन 225 से 237, सेक्शन नंबर 225 से 237। छोटा सा प्रश्न है क्या कि क्या कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी मामले को, देखो कल हमने एक बात की, क्या बात की थी कि सब जब कोई भी अपराध होता है हमारे पास में या फिर हमारे विरुद्ध, तब हम या तो पुलिस थाने में जा रहे हैं या मैजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पेश कर रहे हैं। क्या हम लोग परिवाद कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष पेश कर सकते हैं? तो जवाब आया नहीं, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन को सीधे से किसी भी मामले में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं होता है। कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी मामले का संज्ञान तभी करता है जबकि उसे कमिट किया गया। मामला सुपुर्द किया गया है। देखो दो शब्द आए, नंबर 1 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल वास्तविक क्षेत्राधिकार। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है कि साहब जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स हैं, जिसको अपन मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के नाम से भी जान रहे हैं, और जो सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स हैं, इन कोर्ट्स में या फिर इनके क्षेत्राधिकार में अपराध होने की स्थिति में या तो कोई भी आदमी सीधे से परिवाद पेश कर सकता है, या फिर अपराध स्थिति होने की स्थिति में किसी भी आदमी ने पुलिस थाने में जो रिपोर्ट पेश की है, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके जो पुलिस रिपोर्ट बनाई है, वो पुलिस रिपोर्ट सीधे से या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट्स में या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अब यदि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला ऐसा है जिसमें कि ये मैजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं ले सकते, दूसरा शब्द है संज्ञान। संज्ञान लिया जाने को हम कह रहे हैं कोग्निजेंस लिया जाना, टू टेक कोग्निजेंस, कोग्निजेंस। कोग्निजेंस को यदि परिभाषित करें तो क्या परिभाषा लाओगे आप? जुडिशियल माइंड अप्लाई करके देखना कि प्रोसीडिंग आगे किसके द्वारा? मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट के द्वारा। मैजिस्ट्रेट के द्वारा न्यायिक मस्तिष्क अप्लाई करके इस बात का विनिश्चय करना कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, संज्ञान। तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यदि ऐसी कोई पुलिस रिपोर्ट या कोई परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जिस परिवाद में या फिर जिस पुलिस रिपोर्ट में ऐसे अपराध का होना बताया गया है, ऐसे अपराध का होना बताया गया है जो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट फर्स्ट में दिए गए क्षेत्राधिकार के तहत ये वे निश्चय करें कि साहब ऐसे अपराध में कौन ट्रायल करेगा? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तब तो ये स्वयं से संज्ञान ले लेगा। स्वयं से संज्ञान लेने की स्थितियां दो है बेटा। क्या क्या स्थिति है कि नंबर 1 तो जब पुलिस अधिकारी पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लेके आए उसके सामने, तब ऐसा भी हो सकता है कि वो अक्यूज्ड व्यक्ति को अपने साथ में पकड़ के लेकर आए और ये कहे कि सब ही वो अक्यूज्ड आदमी है जिस आदमी के विरुद्ध ऐसा अपराध की अभिकथित आरोप लगा था, और इसको हमने पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करके ऐसा कहा कि ये आदमी जिसने अपराध किया। एक स्थिति ये हो सकती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि परिवाद आया जिसमें अक्यूज्ड पर्सन नहीं आया, केवल कौन आया है? विक्टिम में आया। तो अब क्या किया जाएगा? कॉग्निजेंस लिए जाने के बाद में समन या वारंट भेजा जाएगा। और ऐसी स्थिति में यदि कॉग्निजेंस कोर्ट ले लेती है तो फिर अब
जो पावर है किसकी, उस आदमी को रिलीव करने की या फिर कस्टडी में डालने की, किसके पास में चली गई है, मैजिस्ट्रेट के पास में। वो कॉग्निजेंस लेकर ऐसा भी कह सकता है कि साहब इस आदमी को तब तक मैं जुडिशियल कस्टडी में रखूंगा जब तक कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस या ट्रायल पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस आदमी के बारे में ये पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के समय वकील साहब के सर इसको जमानत पर छोड़ो, जब भी कभी आपकी तारीख होगी ये आदमी आपके सामने पेश हो जाएगा। इसके अलावा एक स्थिति हो रही है, क्या स्थिति है कि जब एफआईआर दर्ज करी गई है और एफआईआर दर्ज किए जाने में अभी तक पुलिस रिपोर्ट अंतिम रूप तक पहुंची नहीं है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है, और वो आदमी जिसको डिटेन किया गया है, दौर कौन सा चल रहा है, एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद में उस आदमी को पकड़ा, दौर कौन सा चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन का। क्या पुलिस अधिकारी किसी भी आदमी को पकड़ के अपनी कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा बिना मतलब से रख सकता है? जब भी कभी चाहे वारंट से या बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया तो कितने समय में उसको पुलिस के सामने पेश करेंगे, 24 घंटे। देखो दौर इन्वेस्टिगेशन का चल रहा है, अब दौर इंक्वायरी का या ट्रायल का नहीं चल रहा है। एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने क्या किया, उस आदमी को डिटेन कर लिया, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया। क्या पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट पेश कर दी या पुलिस उस अक्यूज्ड आदमी को प्रस्तुत करने के बाद में कह रहा है कि सर हमें इन्वेस्टिगेशन करने में इसकी जरूरत पड़ेगी, आप प्लीज इसको कस्टडी प्रदान करो। कौन सी कस्टडी, पुलिस कस्टडी, पीसी जिसको हम कह रहे हैं। तो अभी मैटर कौन सी स्टेज में चल रहा है, और जब पुलिस रिपोर्ट के साथ में पेश किया गया, जब मैटर कौन सी स्टेज में चल रहा है, इंक्वायरी के स्टेज में। और जब इंक्वायरी कर लिए जाने के बाद में संज्ञान ले लिया था, फिर मैटर कौन सी स्टेज में आ जाएगा, ट्रायल के स्टेज में। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल तीनों ही सिचुएशन में कोई भी आदमी कभी भी बेल की एप्लीकेशन ग्रांट करवा सकता है। ठीक है, अब वापस आ गए, चाहे पुलिस रिपोर्ट की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, समन भेज के परिवादी को पेश कर लिया या फिर पुलिस रिपोर्ट से पेश कर लिया, इनको लगता है कि मामला इन दोनों के द्वारा ट्रायल किए जाने के लायक नहीं है। कैसे पता किया, फर्स्ट शेड्यूल में, सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में दी गई अपराध के इन्वेस्टिगेशन के बाद हुई रिपोर्ट पर ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन। हो सकता है मामला मर्डर का हो सकता है डकैती का हो सकता है रेप का हो। इन्होंने कहा कि साहब वी आर नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, या फिर हम ट्रायल करने के लिए भी सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में ये दोनों मामले को कहां भेजेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन में। और किसी भी आपराधिक दस्तावेज पर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर यह विनिश्चय किया जाना कि ये दोनों आदमी उस अपराध का संज्ञान किए जाने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में मामले को कोर्ट ऑफ सेशन को भेजा जाना कमिट करना कहलाता है, सुपुर्द करना है। क्या है, सुपुर्द। क्या इन दोनों ने कॉग्निजेंस ले लिया, नहीं, केवल प्राइमरी एविडेंस को देखा, शपथ पर साक्ष्य को किया और वास्तव में पता लगाया कि मैटर क्या था, ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये दोनों आदमी अब क्या नहीं लेंगे, कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, मैटर को कहां भेज दिया, कोर्ट ऑफ सेशन में। इसी बात को करते हुए हमने क्या कहा है कि ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सुपुर्द करना, कमिट करना। सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 193 यही बात कहता है। और ऐसे सुपुर्द किए जाने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि वास्तव में दिस मैटर इज एब्सोल्युटली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा, उस मामले का संज्ञान लेगा। अब प्रश्न ये है कि साहब इस पुलिस रिपोर्ट पर पुलिस ने उस एक्यूज्ड आदमी को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया, या फिर परिवार पर मजिस्ट्रेट साहब ने परिवार की समन या वारंट भेजकर उस आदमी को अपने सामने उपस्थित करवा लिया। मजिस्ट्रेट को लगा कि मामला सुपुर्द किए जाने के लायक है। दोनों स्थिति में एक्यूज्ड आदमी मजिस्ट्रेट साहब के सामने है और मजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन में उसको पेश करना है। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब आज फोन कर देंगे कोर्ट ऑफ सेशन को कि साहब अपराधी को भेज रहे हैं, आप इसको कॉग्निजेंस ले लेना। अगली तारीख मुकर्रर करेंगे, अगली तारीख मुकर्रर करके क्या कहेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन को मामला सुपुर्द किया गया और सुपुर्द किए जाने की तारीख को आप उनके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इन दोनों व्यक्तियों का क्या किया जाएगा, अपराधी व्यक्ति का दो बातें हो सकती है, या तो जमानत पर छोड़ दिया जा सकता है या फिर कस्टडी में। और उस कस्टडी को हम क्या कहेंगे, कमिटल कस्टडी। अभिरक्षा, सुपुर्दगी के तहत अभिरक्षा में रखा जाना कमिटल कस्टडी के नाम से जाना जाता है। कितने टाइम रखा जाता है वो क्लियर करना सर? हाँ, कमिटल कस्टडी कुल मिला के जो कस्टडी होगी वो 90 दिन और 60 दिन से ज्यादा की नहीं होगी। कमिटल कस्टडी एक्चुअली जुडिशियल कस्टडी का नाम है, पुलिस कस्टडी नहीं। नहीं सर, मैं जो पीसीयू जैसी वाली बात कर रही हूँ जो आपने पहले बताई थी, वो भूल चुकी हूँ। हाँ चलो छोटी सी बात कर लेते हैं कि साहब पीसी किसी भी सूरत में 15 दिन से ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है। और जुडिशियल कस्टडी हमने देखा
ऐसे मामले जिसमें 10 साल से ज्यादा की अपराध की सजा का मामला है, तो उसमें पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी कुल मिला के कितने दिन से ज्यादा की नहीं होगी। याद रखना है, रटे रटाए क्वेश्चन है। और 10 साल से कम की सजा का मामला है तो दोनों मिलाकर 60। तो इसका मतलब क्या क्या हो गया, 15 दिन की पुलिस कस्टडी इसमें शामिल है, प्लस 75 प्लस 45। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी दे सकते सब प्रश्न ये कि क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी के आदेश दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, मैक्सिमम 7 देंगे। 15 दिन के कौन दे सकते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। प्रश्न ये आएगा कि क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऐसे आदेश के बाद में भी पुलिस कस्टडी की जरूरत है जिसमें कि 7 दिन पूरे हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा? कॉम्पिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या संवेदनशील क्षेत्र अधिकार वाले मामले को भेज देगा। अब प्रश्न ये कि ये वाली बात कहाँ पे रहती है? ये बात सेक्शन नंबर 167 में लिखी है। वापस आ रहे हैं, मामला कोर्ट ऑफ सेशन में कैसे आया है? और सीआरपीसी एक प्रोविजन और बताती है कि कोर्ट ऑफ सेशन में एक स्थिति ऐसी है जिसमें मामला सीधे के सीधे हम कोर्ट ऑफ सेशन में प्रस्तुत कर सकते हैं। 199 का 2 क्या एफआईआर के द्वारा या परिवार के द्वारा? परिवार। तो जवाब आएगा परिवार के द्वारा। तो एक मामला ऐसा है जो 193 में बताया हुआ है कि साहब यदि कोर्ट ऑफ सेशन को खुद को कॉम्पिटेंट बना दिया हमने कि वो सीधा सा संज्ञान ले सकती है बिना सुपुर्द किए हुए, तो ऐसा लेने में कोई ऐतराज नहीं होगा यदि सीआरपीसी ने कई व्यवस्था ऐसी कर रखी है। तो जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 199 के सब सेक्शन नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी सुप्रतिष्ठित व्यक्ति की यदि लोक हानि होती है, सॉरी जिसको हम कहेंगे मान हानि होती है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष क्या पेश किया जाएगा? परिवार क्या? लिखित कंप्लेंट नहीं, सॉरी परिवार कंप्लेंट जिसको हम करें। परिवार कौन सा? लिखित। क्योंकि हमने जब 2D में कंप्लेंट की डेफिनेशन देखी थी तो वहां पर क्या था? कंप्लेंट। 199 में कौन सा परिवार होगा? रिटर्न। किसके द्वारा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। यदि कोर्ट ऑफ सेशन के सामने यदि ऐसे मामले के अंदर ऐसा मानहानि होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर यदि परिवार पेश किया जाता है तो कोर्ट ऑफ सेशन बिना सुपुर्द किए ही मामले का संज्ञान ले सकता है। तो प्रश्न ये कि कोर्ट ऑफ सेशन मामले का संज्ञान कैसी स्थिति में लेगा? तो हमारे पास इसके 2 जवाब है। सीआरपीसी के सेक्शन 193 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कोर्ट ऑफ सेशन जब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक उसे मामला सुपुर्द नहीं किया गया। नंबर 2, यदि सीआरपीसी या अन्य किसी भी एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ सेशन को यदि कॉम्पिटेंट कर रखा है कि वो क्या कर सकता है? सीधे से संज्ञान ले सकती है बिना सुपुर्द किए, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ऑफ सेशन कॉम्पिटेंट होगा बिना सुपुर्द किए के संज्ञान लेना। एग्जांपल सेक्शन नंबर 199 का हो जाएगा। इसको ही आगे जब ये ट्रायल देखेंगे तो इस ट्रायल में देखेंगे कि ये जो कोर्ट ऑफ सेशन की ट्रायल है ये 2 अलग अलग ट्रायल्स हैं। जो एक तो कहानी चलती है सेक्शन नंबर 225 से 236 तक और एक ट्रायल चलती है सेक्शन नंबर 237 की। और सेक्शन नंबर 237 में कौन सी ट्रायल है? 199 सेक्शन नंबर 199 के 2 की। और इनमें कौन सी ट्रायल है? बाकी की ऑर्डिनरी ट्रायल्स। तो सत्र न्यायालय का क्या काम है? सेशन ट्रायल करना। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट क्या काम होता है साहब इनका? जाहिर सी बात है ट्रायल और इंक्वायरी करना। ट्रायल और इंक्वायरी तो यही तो करेंगे। तो अब कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जब ट्रायल कर रहा है तो फिर इनके ट्रायल के बारे में प्रोविजन कौन कौन सी होगी? अब देखो इनके बारे में जो ट्रायल है 3 तरह की ट्रायल होती है। कोर्ट ऑफ सेशन की ट्रायल को छोड़ दो, इसके अलावा 3 तरह की ट्रायल और होती है जिस ट्रायल का नाम है सम्मन वारंट संसित। समन ट्रायल कौन से मामले की होगी? 2 वर्ष जिसका नाम है जो समन मामले। जो वारंट मामले जो क्या समन ट्रायल कौन से मामलों की होगी? समन मामलों की। समन मामले कौन से मामले हैं? जो वारंट मामले नहीं। वारंट ट्रायल कौन से मामलों की होगी? 2 वर्ष से अधिक और मृत्यु वारंट आजीवन मामलों की। किनकी? मृत्यु वारंट मामलों की। वारंट मामले किसे कहते हैं? मृत्यु आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक की कालावधि की सजा दिए जाने के प्रावधान है। इसके अलावा एक ट्रायल और होती है जिसको हम कहते हैं समरी ट्रायल, संक्षिप्त ट्रायल। मैजिस्ट्रेट को लगता है कि साहब ठीक है किसी ने इसने पहले कभी अपराध नहीं किया, अपराध 2000 रुपए से कम की स्थिति का है, मतलब जो अपराध की जो विषय वस्तु चोरी की गई उसकी कीमत 2000 से कम है, तो समरी ट्रायल भी कर सकता है। ठीक है, तो ट्रायल की हम बात कर रहे हैं कि साहब फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कौन कौन से ट्रायल कर रहे हैं भाई? नंबर 1 समन ट्रायल, नंबर 2 वारंट ट्रायल,
नंबर 3 सनसेट सनशिप ट्रायल। हो गई ये तीनों ट्रायल। अब देखो ट्रायल करने के भी मामले दो अलग अलग है। क्या क्या? पुलिस रिपोर्ट पे संदिग्ध मामला, अपराध का संज्ञान मैजिस्ट्रेट ने कैसी कैसी स्थिति में लिया? नंबर 1 पुलिस रिपोर्ट पर, नंबर 2 परिवार, और नंबर 3 स्वयं कोई भी मैजिस्ट्रेट चाहे तो उसके सामने यदि कोई अपराध हुआ तो स्वयं से घर जाके कोग्निजेंस ले सकता है, समन भेजकर अपराधी को बुला सकता है, जिसको हम कहते हैं सुओ मोटो संज्ञान लिया जाना। हालांकि हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो संज्ञान लेते नहीं है, पर हम फिर भी बात करते हैं कि जब कभी संज्ञान लिया जाता है तो वो कैसे कैसे स्थितियों में लिया जाता है? पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पर, परिवार पर, सुओ मोटो। सुओ मोटो को एफआईआर रजिस्टर होती है क्या स्वयं पुलिस ऑफिसर द्वारा? देखो सुओ मोटो में यदि मैजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज किए जाने की बात की किसको? पुलिस अधिकारी को, तो वैसे मामले में दिए गए निर्देशों के तहत पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पेश करेगा। और यदि नहीं है तो फिर सुओ मोटो मामले में सीधा ही समन भेजे जाकर उसको लिया जा सकता है। अच्छा, सुओ मोटो के बारे में कोई ना कोई तो आधार होगा, ऐसे अपने सामने घटित परिस्थितियों के बारे में तो नहीं करेगा। या तो कोई लेटर मिला हो, या फिर कोई अखबार की कटिंग आई हो, या फिर कोई विस्तृत सूचना मिली हो जिसका कोई ज्ञापन दिया हो, या फिर कोई मेमोरेंडम पेश किया गया जिसमें लग रखा है। भाई कोई भी आदमी कागजी कार्यवाही के अलावा तो कोई कार्यवाही नहीं कर सकता ना, तो कागजी कार्यवाही होना कुछ ना कुछ जरूरी है। सर किसी मैटर पर रेट लगी है अगर, हाँ, तो उस पे सुओ मोटो हो सकता है सर। किसी मैटर पर रिट लगी है तो देखो जो रिट होती है ना, ऐसे अपन रिट ली जाने की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो कोर्ट सुओ मोटो किसी भी मामले पर संज्ञान ले सकता है। जैसे कि अखबार में कटिंग पे आ गई और हाईकोर्ट के जज साहब आज अखबार पढ़ रहे हैं कि किसी महिला को उत्पीड़ित किया गया है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, एफआईआर महिला ने दर्ज की नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन ने सीधे ही मान अधिकारी का विभाग को एक नोटिस भेजा कि सब उस आदमी को हमारे सामने प्रस्तुत करो। ये क्या हो गया? सुओ मोटो संज्ञान लिया जाना। हाँ, बाकी की रिट की जो प्रोविजंस है वो एक अलग अलग स्थिति हो जाएगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट एक क्रिमिनल प्रोसीजर की हो जाएगी। आगे बोलो, ठीक है, आगे चलते हैं। समझ रहे हम लोग 3-4 तरह की कोर्ट की स्थापना की गई है। कोर्ट ऑफ सेशन, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसका काम देख लिया, इन दोनों का काम देख लिया। वारंट ट्रायल हो रही है, समन ट्रायल हो रही है, सब्जी ट्रायल हो रही है। कैसे कैसे संस्थित किया जा रहा है? पुलिस रिपोर्ट में भी मामले संस्थित हो रहे हैं और पुलिस रिपोर्ट से अदर देन भी मामले संस्थित हो रहे हैं। और अदर देन में कौन कौन सी गिनतियां हैं? 2 अलग अलग गिनतियां, एक तो परिवार की है और एक सुओ मोटो की है। ट्रायल हो जाएगी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति की सूचना पर कि साहब ये आदमी मेरे विरुद्ध अपराध करने वाला है, या किसी आदमी की ऐसी सूचना पर कि एक आदमी ऐसा समाज में पाया गया जो कि संदिग्ध है, या फिर एक ऐसा आदमी जो कि इलेक्शन का टाइम आ गया है और हमें लग रहा है कि वो आदमी के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब उनको कॉल करते हैं, बोल करवाते हैं कि साहब आप एक काम करो, मैं बॉन्ड भर के दे दोगे, आप ऐसी कार्रवाई आगे नहीं करोगे। यदि वो ऐसी कार्रवाई आगे करते हैं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश से उस आदमी को सीधा गिरफ्तार किया जाने के पावर होंगे। ठीक है, ये होगी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करने के लिए। तो सेक्शन नंबर 6 हो गया कि किसी भी राज्य में कितने तरह के न्यायालय होंगे? हाई कोर्ट और अन्य विधि के द्वारा स्थापित न्यायालय को छोड़कर कौन कौन से? अच्छा, हाई कोर्ट की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, तो हाई कोर्ट तो सीआरपीसी का कोर्ट नहीं है। और अन्य न्यायालय, अन्य विधि वाले कोर्ट्स की स्थापना कौन कर रहा है? स्पेशल लॉ कर रही है, सीआरपीसी नहीं कर रही। सीआरपीसी कौन कौन से कोर्ट्स की कर रही है? 4 कोर्ट ऑफ सेशन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। पर हमारे यहाँ पर सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स नहीं। तो फिर हम हमारे सीआरपीसी में कौन कौन सी कोर्ट्स देखेंगे? 1, 2 और 3। अब इनको देखें, यदि अपन इसकी थोड़ी सी हायरार्की को समझना चाहे कि साहब ये वाली फंक्शनिंग कैसे करती है, क्या काम करता है, तो इस पर थोड़ी सी अपन नजर निकालते हैं, फिर बाद में आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन। और ये कोर्ट ऑफ सेशंस कितनी होगी? किसी भी राज्य में जितने भी सेशन डिवीजन, जिसको अपन ने प्रादेशिक खंड के नाम से जान रखा है, जिस किसी भी राज्य में जितने प्रादेशिक खंड होंगे उन प्रादेशिक खंडों के लिए या तो एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा या सभी प्रादेशिक खंडों के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा। ऐसा भी हो सकता है, एक कोर्ट ऐसी भी हो सकती है
जो पूरे राजस्थान भर में एक हो और पूरे राजस्थान भर का कोर्ट ऑफ सेशन नहीं उसका क्षेत्राधिकार दे दे कि ये वो कोर्ट होगी जो ऐसे मैटर्स को डील करेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो कोर्ट ऑफ सेशन कितनी, जितने प्रादेशिक खंड हैं, प्रादेशिक खंड जिसको हम कहते हैं सेशन, हो गई कोर्ट ऑफ सेशन। अब इस कोर्ट ऑफ सेशन में कौन कौन जज साहब बैठ रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं या तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, या तो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट तो केवल एक ही होगी और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट्स ऐसे डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर काम करने वाली मगर इसके एडिशन में काम करने वाली। शक्तियां तो इसकी सेम है मगर क्या काम करती है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जो सत्र न्यायालय है वो अपने काम को समुचित प्रकार से करने के लिए सहायता के रूप से इन लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। मान लो इनके पास में मैटर ज्यादा आ गए और मैटर ज्यादा आगे इनको लगता है कि मुझे ये मामला क्या करना है, अंतरित करना है, तो ये मामला इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको हमने क्या कहा था, शिफ्ट करना। एक तो होता है सुपुर्द करना जो नीचे की कोर्ट से ऊपर की कोर्ट में होता है, और एक होता है ऊपर की कोर्ट से नीचे की कोर्ट को भेजना, उसे हम क्या कहते हैं, एक कुछ शब्द है, मामले को भेजा जाना। अंतरण का मतलब तो सेक्शन नंबर 406 में हो जाएगा। चलो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन की हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं इन दोनों के नीचे एक जज साहब होते हैं जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट डीजे साहब। ये तो हो गया डीजे। एडीजे, एडीजे का मतलब आप इनको ऐसे भी कह सकते हो, ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है। नाम से पता चल रहा है एडिशनल है, असिस्टेंट नहीं। एडिशनल का मतलब पावर वही है पर उसके अतिरिक्त है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, ये नाम से पता चल रहा है कि ये इनके सबऑर्डिनेशन में काम कर रहा है। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में एक तो होते हैं सीजेएम और एक होते हैं एसीजेएम। यदि कोई भी सेशन खंड नहीं, यदि कोई भी क्षेत्र ऐसा जो कि महानगर मैजिस्ट्रेट है तो उस महानगर मैजिस्ट्रेट को हम किस नाम से जानेंगे, सीएमएम या फिर एसीएमएम। सीजीएम का मतलब है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सीएमएम का मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ठीक है ना। तो इनकी पावर दोनों की सेम है क्योंकि नाम एडिशनल के नाम से जाना है। फिर आगे यदि अपन बात करें तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेशन में एक जज साहब और है जिसको हम कह रहे हैं, अच्छा नहीं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गया। हाँ, अब इनके नीचे कौन से जज साहब है साहब, जिनकी कोर्ट्स को हम जानते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिसको हम कह रहे हैं एमएम जेएम। ये रहा, ये तो है एमएम, ये है जेएम। सीजेएम, सीएमएम, एक मिनट इनको ऐसे लिख देते हैं, सीजेएम, एसीजेएम, सीएमएम, एसीएमएम। समझ गए क्या किया मैंने, बस एक छोटी सी बात की, 10 तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। एक्चुअली मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जैसी कोई टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोई टर्म नहीं है, इसलिए हमें उसको फर्स्ट क्लास में डिफाइन नहीं किया जाना लगेगा। तो हम क्या कर देंगे, केवल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के नाम से जानेंगे। और इनके जो ऊपर की कोर्ट्स होगी वो कौन सी होगी, एसीएमएम या सीएमएम। इस कोर्ट के नीचे है जहां पे भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, एक कोर्ट हो गया जिसको हम कहते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये किसी भी राज्य में क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में सवाल ये आएगा, तो फिर ये एसीजेएम साहब और ये सीजेएम साहब ये क्या है, ये भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग ही है, ये सेकंड वर्ग नहीं है। ये भी फर्स्ट क्लास हो गया, ये भी फर्स्ट क्लास हो गया, ये सेकंड क्लास। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यहां तक की स्थापना तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा है, इन बाकी के कोर्ट्स की स्थापना सीआरपीसी के द्वारा। अब यहां पर ही देख लेते हैं, इमीडिएटेड आफ्टर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितनी सजा दे सकता है।
तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास सजा दे सकता है 1 वर्ष तक की और 5,000 रुपए का जुर्माना। अब एक बात याद करें, क्या कहा था 2013 में राजस्थान सरकार ने एक अमेंडमेंट करके क्या कहा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के जुर्माना दिए जाने की पावर को बढ़ाया और बढ़ाकर कितना किया 50,000। अमेंडमेंट कौन सा फर्स्ट क्लास का था? अच्छा सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो ही नहीं है 5,000। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करूं तो कितनी सजा दे सकते हैं 3 वर्ष और जुर्माने की सजा है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए सीआरपीसी में आज भी लिख रखा है, पर गजट नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार ने 2013 का इशू करके लिख दिया कि हमारे यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 50,000 रुपए का जुर्माना इम्पोज कर सकता है। सजा कितनी? अच्छा इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ऐसा हुआ है कि ऐसा हर कोई अपराध जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा दी जा सकती है उसकी ट्रायल कौन करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। पर हम देखते हैं क्या कि ऐसे कई सारे अपराध हैं जिसमें सजा 3 साल से ज्यादा की है मगर फिर भी कौन ट्रायल कर रहा है? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कहाँ देखते हैं हमेशा? फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल में देखते हैं बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जिसमें 4 साल की सजा, 5 साल की सजा, 7 साल की सजा दे रखी है। उनकी ट्रायल कौन कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अधिकतम सजा कितनी दे सकता है? 3 तो ऐसी स्थिति में जिसमें वो ऐसे अपराध की ट्रायल कर रहे हैं जिसमें 5 साल की सजा दी जाती है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ऐसा लगता है कि साहब इसमें 5 साल की सजा दिए जाने का हकदार है ये व्यक्ति। कब? विचारण अंतिम किए जाने के बाद वह दोष सिद्ध करता है, 5 साल की सजा की बात कहता है, तो फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में क्या करेगा? तो 300 के पास ही बताओ कौन सा सेक्शन? जब दिए जाने वाली सजा दिए जाने में मैजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है और अंतिम दोष सिद्धि हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा? 328 नहीं, वो मामले 327 तक ही है। 300 से लेकर 327 तक ये वो मामले जांच और विचारण में अन्य प्रक्रिया है। सेक्शन नंबर 323 के तहत ऐसा मामला सीजीएम को भेज देगा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेक्शन अच्छा 330 नहीं, वो 325 होगा शायद। 25 है वही तो। प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश 325 है। चलो इस 323 पर आ रहा हूं। क्या समझे? अभी ये अपन एक बात समझे, जिस बात का नाम है यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ऐसे मामले का विचारण कर रहा है जिस मामले में 3 साल से ज्यादा की सजा दी जाती है, अंतिम स्टेज में इस लेवल पर पहुंचा है कि आदमी को इतनी सजा देनी है और मजिस्ट्रेट साहब पर्याप्त सजा देने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सीजीएम को भेज देंगे और कह देंगे साहब देखो इतनी सजा की ये कहानी। तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कहानी खत्म हो गई। अब हम आए सीजीएम या सीएमएम के पास। सजा कितनी दे सकते हैं साहब? याद रखना है ये सब चीजें चुटकियों पे याद रहनी चाहिए, टिप्स पे। 7,000 नहीं 7 वर्ष तक का जुर्माना और जुर्माना राशि अनलिमिटेड। अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब अनलिमिटेड, कितनी भी हो सकती है। किस किस के लिए? चाहे मैं सीजीएम की बात करूं चाहे सीजीएम की बात करूं। एक बार प्रश्न पूछ लिया जाने लगा नोटरी पब्लिक के इंटरव्यू में कि साहब सीजीएम तो 7 साल की सजा दे सकता है, एसीजीएम कितने साल की सजा दे सकता है? तो दिमाग लगाने की बात थी केवल, क्योंकि सीजीएम और एसीजीएम बराबर कैडर के आदमी है, तो एसीजीएम उसको एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो असिस्टेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, तो सजा दिए जाने की संभावना भी दोनों की बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो सीजीएम साहब और एसीजीएम साहब सेम उसी तरह से सीएमएम और एसीएमएम कितने साल की सजा? 7 वर्ष तक की सजा, जुर्माना अनिश्चित तक। अनिश्चित का मतलब अनिश्चित को हम क्या लिखेंगे? अनलिमिटेड को क्या कहेंगे साहब हिंदी में? अनलिमिटेड। सर इसमें तो शायद ऐसे लिखा हुआ है कि किसी नौकरी के भी लिए सिवाय जुर्माने का लिखा हुआ है नहीं। असीमित। असीमित विधि द्वारा प्राधिकृत है। हाँ तो सजा के असीमित का मतलब वो चाहे तो कितना भी दे सकता है, और तो अपन लोगों ने कंसाइज नहीं किया कि साहब कम से कम कर दे सकता है। आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट साहब में कौन आपके पास है?
हालांकि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज साहब हमारे राजस्थान में नहीं है, मगर फिर भी इनकी कहानी हम पढ़ते हैं। कितने साल तक की सजा दे सकते हैं साहब? 10 वर्ष 10 वर्ष तक की सजा। हिंदी में लिख दूं 10 वर्ष की सजा, इसका मतलब वो हर मामले में 10 साल की सजा देगा। 10 वर्ष तक की सजा, ये सब 60 वर्ष तक है बेटा, है ना, ये 60 वर्ष तक है, 3 वर्ष तक। और 1 दिन की भी हो सकती है, 4 दिन की भी हो सकती है, 16 दिन की भी हो सकती है। 10 वर्ष तक की सजा और फिर जुर्माना असीमित, जाहिर सी बात है। डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब क्या सजा दे सकते हैं साहब? डेथ लिखा सेंटेंस विधि के द्वारा प्राधिकृत किसी भी सजा को दे सकते हैं। अब विधि के द्वारा प्राधिकृत कौन सी सजा है? मृत्युदंड। जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है। कहा गया कि सजा कोई भी दे सकते हैं, सजा विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी सजा दी जा सकती है, उच्च न्यायालय द्वारा मगर यदि किसी भी सेशन जज को, किसी भी व्यक्ति को क्या देनी है? डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस। तो प्रश्न समझना बहुत गौर से। तो डेथ सेंटेंस दिए जाने की स्थिति में पहले हाईकोर्ट से परामर्श करेगा या डेथ सेंटेंस का आदेश दे दिए जाने के बाद उससे हाईकोर्ट से पुष्टि करवाएगा? पुष्टि करवाएगा। तो डेथ सेंटेंस का आदेश दे दिए जाने के बाद कंफर्मेशन करवाएगा। ऐसा नहीं है कि डेथ सेंटेंस दिए जाने से पहले हाईकोर्ट से कंसेंट ली जाएगी। नो, क्या कहा? डेथ सेंटेंस की भी सजा यदि दे देता है तो फिर सेक्शन नंबर 366 से 368 के तहत किससे कंफर्मेशन करवाएगा? हाईकोर्ट से। और यदि हाईकोर्ट कह देता है कि साहब, हाईकोर्ट क्या कर देता है? इसकी पुष्टि कर देता है, तब फिर उस डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और यदि पुष्टि नहीं करता है तो फिर एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। आगे चले। हाईकोर्ट कितनी सजा दे सकता है? विधि द्वारा प्राधिकृत कोई पर पहला सवाल ये कि क्या हाईकोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन में किसी भी मामले का विचारण कर सकता है क्या? ट्रायल में तो अभी हमने देखा, ट्रायल में तो कौन कौन सी ट्रायल थी? सेशन ट्रायल, समन ट्रायल, वारंट ट्रायल और समिट ट्रायल। हाईकोर्ट की ट्रायल कहाँ थी? कोर्ट ऑफ सेशन की ट्रायल तो लिखा सेक्शन नंबर 474 कि यदि हाईकोर्ट ट्रायल करता है, हालांकि ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा, जिसमें यदि हाईकोर्ट ट्रायल करता है तो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा दी गई ट्रायल के अनुसार ट्रायल करेगा। और सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सीआरपीसी के बारे में? आर्टिकल नंबर 227 जिसमें हमने देखा था क्या? सीवीसीआर, सीवीसीआर OACVCR, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल मैटर्स में अपीलेट जुरिडिक्शन, क्रिमिनल मैटर में अपीलेट जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को केवल फंडामेंटल राइट्स की स्थिति में है, जिसमें आर्टिकल 32 का यदि कोई उल्लंघन हो जाता तो ये वाली कहानी करता है। इसको याद रखना, 31, 32, 33, 34 OACRC, CVCR, ठीक है। होगी कहानी ये खत्म। अब थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, सेक्शन नंबर 6 से आगे निकल के सेक्शन नंबर 7 पे कितनी कितनी सजा हो गई? सब हो गई। सेक्शन नंबर 325 क्या कहता है? नजमा। बहुत आसान सी बात है, एक अपन डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम से अपन उसको समझ लेते हैं। प्रादेशिक खंड सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8 महानगर क्षेत्र, महानगर क्षेत्र सेक्शन नंबर 8। प्रादेशिक खंड में क्या होगा? सेशन न्यायालय सेक्शन नंबर 9।
सेक्शन नंबर 10 सहायक सेशन न्यायालय, सहायक सेशन न्यायालय का अधीनस्थ होना। सेक्शन नंबर 10 11 न्यायिक मजिस्ट्रेट्स के न्यायालय, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन कौन से? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट स्पेशल 14 में अधिकारिता, कहाँ पर काम करेंगे। और नेक्स्ट और अंतिम सेशन सेक्शन नंबर 15 जो कह रहे हैं सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन। सेक्शन नंबर 8 से शुरू करके बात करते हैं सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 16 मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट, इसको आप यहाँ में लिखें, सहायक सेशन न्यायालय यहाँ पर लिखेंगे। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट महानगर मैजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। फिर प्रादेशिक खंड, महानगर क्षेत्र के न्यायालय, और फिर एक कार्य पालिका मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट। सेक्शन नंबर 20 यहाँ पर करेंगे 11, 16 और 20 मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की कितना होगा 22 और 23 हो गया एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का अधीनस्थ। रखने वाली बातें क्या क्या है देखो, एक तो हो गया 7, 8, 20, 7, 8 और 20 नहीं 20 नहीं, केवल 7 और 8। दूसरा हो गया 11, 16 और 20, 11, 16 और 20। तीसरा हो गया 13, 18 और 21, 13, 18 और 21। बस इतने बहुत है। ये कहानी सेक्शन नंबर 7 से शुरू होकर सेक्शन नंबर 23 तक की यदि अपन बात करें तो 15, 19, 23 को भी कर सकते हैं। अधीनस्थ होना, तीन चीजों में अधीनस्थ होना है, 15, 19 और 23। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अधिकारिता को नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया वही होगा जो कि क्षेत्र महानगर क्षेत्र होगा, इस वजह से उसको अलग से डिफाइन नहीं किया गया है। 7 के बाद में 8 महानगर क्षेत्र, और 8 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16। तो महानगर क्षेत्र 8 में है और महानगर क्षेत्र के मैजिस्ट्रेट्स
नहीं, कोर्ट्स महानगर मजिस्ट्रेट की 16 में है। इसकी तुलना में भले लिख ही लेते जितनी इतनी देर में, तो घर पे भी जाके लिखना पड़ता। नलिनी लिखा क्यों नहीं? लिख ले, लिखा हुआ है सर। लिखा हुआ है। क्या क्या है भाई? सेक्शन नंबर 7 प्रादेशिक खंड, 8 महानगर मजिस्ट्रेट, 9 सेशन न्यायालय, 10 सेशन न्यायालय यानी सहायक सेशन न्यायालय और अधीनस्थ सेशन न्यायालय, 11 जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स, 12 सीजेएम और एससीजेएम, 13 स्पेशल, 14 अधिकारिता, 15 अधीनस्थ, 16 8 8 16 महानगर क्षेत्र के बाद में महानगर मजिस्ट्रेट्स के कोर्स, 17 सीएमएम एसीएमएम, 18 स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, 19 अधिकारिता नहीं है, क्या होगा बेटा? अधीनस्थ होना हो जाएगा, 20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 21 स्पेशल कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 22 अधिकारिता और 23 अधीनस्थ। ठीक है, ये तो चुटकियों पे याद करने चाहिए साहब। जितना ज्यादा तुम याद करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें मजा आएगा। अब निकालो अपने अपने बैलेंस, इसमें से देखते हैं क्या क्या चीजें आपको स्पेशल रूप से देखेंगे। नीचे वाला ले लो आपने। हाँ ले लो। अच्छा ये न्यू वाला है, ये रखा हुआ देखो, ये रखा हुआ टेबल पर। सेक्शन नंबर 2 में सब सेक्शन नंबर 3 हाई कोर्ट। इस हाईकोर्ट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है बेटा। एक तो कि राज्य के संबंध में हाईकोर्ट कौन सा है? उस राज्य का हाईकोर्ट है। संघ राज्य के क्षेत्र में जिसको अधिकारिता दी है। और तीसरी यदि बात करूं मैं, किसी अन्य संघ राज्य के क्षेत्र में जिसमें अधिकारिता नहीं है, तो फिर हाईकोर्ट कौन है? उस संघ के राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय। इसको इंपोर्टेंस की कैटेगरी में डालोगे है ना, ये थोड़ा सा उलझाया हुआ क्वेश्चन है। जांच में मैं देख रहा हूं, जांच एक ऐसी प्रक्रिया जो विचारण से जांच किसके द्वारा की जा रही है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का मोटो क्या है? साक्ष्य को एकत्रित करना। जय जो है, जैसे झंडा जिसको अपन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, मान लो ऐसे ही पूछ ले कि न्यायिक कार्यवाही किसे कहते हैं? जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वेद रूप से शपथ पर लिया जा सकता है, ओथ में लिया जा सकता है, उसी को हम न्यायिक कार्यवाही कहेंगे। तो प्रश्न ये आएगा बेटा कि क्या इन्वेस्टिगेशन में हम किसी भी कार्यवाही को ओथ पर ले सकते हैं? नहीं। इसलिए इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। ठीक है ना। असंज्ञेय अपराध नहीं कर सकता। अपराध की परिभाषा यदि मैं देखूं यहाँ पर 2N पे, तो ऐसा कोई भी कार्य या लोग, ओमिशन भी है, एक्ट भी है, तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। मतलब तत्समय प्रवृत्त विधि का मतलब हो गया आइदर आईपीसी और अदर देन आईपीसी। इसके अंतर्गत कोई भी कार्य जो पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है, रटना पड़ेगा। धारा 20 के तहत पशु अत्याचार अधिनियम में धारा 20 के तहत जिस पर परिवाद किया जाता है वो भी अपराध की कैटेगरी में शामिल है। ये हाईकोर्ट वाला सर, थर्ड वाला वापस बताना। एक मिनट।
देखो ये जो बात लिख रही थी अपराध के बारे में, क्या लिखा, जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। तो यदि पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के तहत परिवाद किया जाएगा तो उसका मामले में ट्रायल कौन सी होगी, समन, समरी या संक्षिप्त, नहीं या वारंट। तो आप निकालेंगे एक सेक्शन नंबर 260। उस 260 में 3 पार्ट है, ए, बी और सी। उस सी पार्ट में 9 पॉइंट्स हैं, जिसका 9वां नंबर पॉइंट देखेंगे। पहले तो हमने निकाला 260 जो कह रहे हैं समरी ट्रायल। समरी ट्रायल में सी, और सी का कौन सा पार्ट, 9वां, ऐसा कोई कार्य से होने वाला कोई अपराध जिसके बाबत पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। समरी ट्रायल तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। जैसे आप अपराध की डेफिनेशन में अभी अपन ने कहा पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20, तो वहां पर पास में लिखे हैं सेक्शन नंबर 260 का पोस्ट करके सी करके बिंदु नंबर 9, उसके पास भी लिख लें। समझ गए, डाल दिया। दीपक क्या समझ रहे थे बेटा? हाई कोर्ट का फिर थर्ड वाला वापस। देखो 3 तरह के स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पर, मतलब वैसे स्टेट तो 2 तरह की है, एक तो स्टेट है और एक है यूनियन टेरिटरी। कई बार क्या करते हैं, यूनियन टेरिटरी पर संबंधित पास वाला राज्य होता है तो उसके हाईकोर्ट की हम स्थापना वो कर देते हैं। जैसे कि गोवा, महाराष्ट्र का जो हाईकोर्ट है वो गोवा पर बात करेगा, तो गोवा में हाईकोर्ट कौन हो गया, महाराष्ट्र। फिर आप ले लो दादर नगर हवेली, एक कौन सा स्टेट है, यूनियन स्टेट, यूनियन टेरिटरी है, इसका हाईकोर्ट कौन होगा? फिर इसका तो हाईकोर्ट कोई है नहीं, स्पेशलाइज तो कर ही नहीं रखा है। तो ऐसी स्थिति में यदि वहां पर एरिया छोटे है तो सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, कोर्ट ऑफ सेशन। जो हाईएस्ट मैटर का अपीलेट कोर्ट होगा उसी को हमने क्या मान लिया, उस स्टेज पर हाईकोर्ट मान लिया। कोर्ट ऑफ सेशन होगा वहाँ हाई कोर्ट, हाँ उसी को मान लिया जाएगा, मतलब कि अपील करने का प्रोविजन वैसे होगा। अच्छा, इसको ऐसा करने की बात क्यों कही गई कि साहब किसी भी यूनियन टेरिटरी में फिर जो सर्वोच्च जो जुरिडिक्शन होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट को हो जाएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट मान ले? तो लिखा कि साहब सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट नहीं होगी, कौन हाईकोर्ट होगी, वहां का हाईएस्ट अपीलेट जुरिडिक्शन जो है, हाईएस्ट अपील हो रही है वो, हाईएस्ट अपील हो रही है किसकी, क्रिमिनल मैटर्स की, वो वहां के हाईकोर्ट के रूप में माना जाएगा। देखो प्लीडर की डेफिनेशन डाल रहे हैं, टू क्यू क्या कह रहे हैं, किसी न्यायालय में किसी कार्रवाई के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से ऐसे न्यायालय से तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है। तो प्लीडर में कौन शामिल है, जो विधि व्यवसाय कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है ना। और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति जो ऐसी कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है। न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किनको किया जाता है, वकील साहब के मुंशी को। एक्चुअली मुंशी एक ऐसा आदमी होता है जिसके पास में लॉ की डिग्री नहीं होती, बावजूद उसके किसके उसको कर रखा होता है, परमिशन कोर्ट के द्वारा। तो क्या मुंशी के द्वारा किया गया काम भी प्लीडर की कैटेगरी में आएगा? तो हाँ, प्लीडर की कैटेगरी में आएगा, पर ये विधि व्यवसाय नहीं कर रहा है, उसी कोर्ट में उससे संबंधित अन्य कार्य का। हाँ बोलो।
जैसे सर कोई आदमी अपना केस खुद लड़ना चाहता है, ठीक है, न्यायालय के अनुज्ञा से खुद ही नियुक्त हो सकता है, तब फिर वो प्लीडर है, वो फिर एडवोकेट नहीं है, वो केस तो लड़ सकता है। न्यायालय के अनुज्ञा से। ठीक है, आगे चलो। पुलिस रिपोर्ट हो गई। परमिशन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू यू। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में कौन कौन शामिल है साहब? धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। ये सेम उसी तरह से हो गया जिस तरह से कि वकीलों का व्यक्ति कौन है, मुंशी, उसी तरह से हो सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी कोई आदमी हो। पीड़ित की डेफिनेशन अपन ने WA के अंदर देख ली है कल पूरी, और वारंट फॉर्म हो गए। निर्देशों का अर्थ लगाना सेक्शन नंबर 3 इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट। सेक्शन नंबर 4 कुछ ठीक है। भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार। भारतीय दंड संहिता के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाहियां इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी। किसकी? भारतीय दंड संहिता की, IPC। किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उसके संबंध में अन्य कार्यवाहियां इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण की अन्य कार्यवाहियों की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवर्तन किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी। कि साहब कोई स्पेशल चीज बता दी गई है तो वो प्रिवेंट करेगी, अदरवाइज ये करेगी। व्यावर्त्य क्या होता है? सेविंग्स किसे कहते हैं? पिछले वाले सही या तो कोई पीछे वाला, या फिर उसके साथ साथ में अल्टरनेट भी कोई चल रहा है तो उसके प्रोविजन प्रिवेंट करेंगे, उसके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डाला जाएगा। सेक्शन नंबर 6 भी अपन ने देख लिया। उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी भी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, कितने तरह के कोर्ट्स होंगे? 4 तरह के। रटी रटी की बात है। कोर्ट ऑफ सेशन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेक्शन नंबर 7 की बस अपन केवल एक बात पढ़ेंगे। प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा। इसका मतलब ये है कि क्या पूरा राज्य को एक सेशन खंड बनाया जा सकता है? तो प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है एक ही हो, और उसमें संहिता कहते हैं एक सेशन खंड एक जिला हो। ठीक है। सेक्शन नंबर 8 की इंपोर्टेंट बात कौन सी है? महानगर क्षेत्र कौन से आदमी को होगा? जिस एरिया में 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है उसको महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। सबसेक्शन नंबर 3, कोई कमी नहीं कर देंगे कि 10 साल से कम, यदि 10 लाख से कम है तो। सेशन न्यायालय सेक्शन नंबर 9। भाई सेशन न्यायालय की स्थापना तो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा? जाहिर सी बात है, ये बात ध्यान रखिए। सबसेक्शन नंबर 5 पढ़ो जरा दीपक। जहाँ किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त हो, सवाल आएगा कि साहब जहां किसी सेशन न्यायालय का पद रिक्त हो तो वहां पर उसकी हायरार्की में यदि नीचे चले तो कौन कौन से कोर्ट्स उसके मैटर्स को देख सकेगा? तो क्या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज देखेगा? असिस्टेंट? क्या CJM? अगर दोनों ही नहीं क्या फर्स्ट क्लास जज? अभी इसी का जवाब आएगा यहाँ पर। वह उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन के जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित है, अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश अपर का मतलब हो गया एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, अथवा यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है। और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने के अधिकारिता होगी। मतलब किस लेवल तक नीचे जा सकती है कार्रवाई? CJM तक, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक नहीं है। इस सेक्शन से एक बार थोड़ा सा आप पढ़ लेना घर जाके, पर जो चीज मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वही बात अपन कर रहे हैं।
विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट्स कौन होते हैं? राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किसी स्थापित। स्पेशल मैटर को सुनिए। डील करने के बारे में मैजिस्ट्रेट को शक्तियां दे देते हैं, उसको हम कह रहे हैं स्पेशल मैजिस्ट्रेट। केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा अनुरोध करती है, एक साल के लिए। क्या ज्यादा के लिए नहीं होता। 1 साल से ज्यादा तक के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया हो किसी स्थानीय क्षेत्र में या महानगर क्षेत्र में विशेष मामलों के वर्ग से द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता के द्वारा उससे अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी शक्तियां होगी। तो स्पेशल कोर्ट्स को कौन सी शक्तियां होगी? एज इक्विवेलेंट टू सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास फर्स्ट इंग्लिश में दोनों लिखे हुए हैं। हिंदी में हिंदी में भी दोनों है। फर्स्ट कि वो वाली है ना? हाँ, एक ही लिखा है ये देखो। हिंदी में। हाँ, हिंदी में एक ही लिखा है। The High Court may, if required by the central administration, confer upon any पर ये person मैंने देख who लिया ना, has granted ऐसा second any class। court under अच्छा, क्या इसके लिए मजिस्ट्रेट होना ही जरूरी है? नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विधि का ज्ञान अनुभव जैसे कि नहीं, विधि का ज्ञान नहीं, जो क्या है सरकारी पद पद धारण पर। करता। जैसे कि अपन बात करें इलेक्शनों में, इलेक्शन मजिस्ट्रेट बना दिया किसे? हमें बना दिया, तो क्या मैं मजिस्ट्रेट बन गया? पर क्या किया सरकार के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकारी पद पर काम कर रहे हैं उसको क्या कर दिया है? ऑथराइज कर दिया गया कि साहब आप इस समय विशेष के बारे में स्पेशल मैटर्स देखें। प्रोविजन लिखा हुआ ना कि विधिक मामलों में संबंध में ऐसी आवश्यकता या अनुभव नहीं है तो उच्च न्यायालय द्वारा नियमों द्वारा विधि से। हाँ, अनुभव तो डिफाइन करेगा ही करेगा ना। तो उसमें उसको विधिक मामले में अर्हता होनी चाहिए। ऐसे तो हर कोई डिपार्टमेंट लिए ऐसे कोई होता है। क्या हर डिपार्टमेंट में जरूरी थोड़ी विधिक का ध्यान। पर क्या करते हैं बेटा बताए? अभी की बात बताऊँ सर मैं आपको? हाँ। अभी जो इलेक्शन हुए ना, तो आपको पता है सारे टीचर्स को वो बना देते हैं इलेक्शन ऑफिसर वगैरह सब। ठीक है। तो इनका काम तो चेकिंग करने का है, तो इनकी गाड़ी वो खड़ी थी चेकिंग वेकिंग करने। और वो टीचर लोग वो 2-4 कांस्टेबल होकर लेके वो भी इधर चेकिंग से निकले। इनकी गाड़ी देख के फिर इनको इस तरह कर इधर आओ। ये बोल हमारा तो रात दिन का काम है, इनको नए नए बने। तो बोले तुम इधर आ जाओ। ठीक है। और उनको पावर जो ये बता रहे हैं मुस्कान इसमें तुम्हारी सर, बहन है ये लगमा है? सिर्फ हाँ हाँ हाँ। ये वाली जो पावर है ना, वो उनका पावर का यूज करे। मुस्कान अंदर आ जाओ। हाँ फिर इन्होंने होमगार्ड भेजा, ठीक है। तो बोला तुम इधर आओ। ठीक है। वो टीचर बोल रहे हैं क्या कर रहे हो यार रात को, आईडी दिखाओ वो दिखाओ। फिर ये बोले कि हमारा काम तो यही है, हम ये लोग हैं, आप घर जाओ। चलो हाँ, वालेकुम सलाम। बैठ जाओ बेटा थोड़ी सी से। हाँ भैया, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का बता रहे हैं? इंग्लिश में लिखा हुआ ना सर। गवर्नमेंट टू एनी पावर टू कन्फर और कन्फरेबल बाय अंडर दिस कोड on a judicial magistrate of the first class or of the second class in respect to particular cases or to particular classes of the cases in any local area not being a metropolitan area। ठीक है, but provided that no such। अच्छा, मैं बता रहा था दीपक आपकी बात, क्या करते हैं बता देते हैं कि साहब आप हिस्ट्री के प्रोफेसर होंगे, आपको तो इतना से ये नियम है पढ़ लो और कल से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना है, डिफाइन हो गए। अब यदि वो उस पर लापरवाही बरत रहा है तो अब लायबिलिटी किसकी है? जिनको बता दिया गया है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति की स्पेशल मजिस्ट्रेट होगा, कौन हो सकता है? केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यदि हाईकोर्ट से इस तरह की बात करते हैं कि स्पेशल मैटर पे या फिर क्लास स्पेशल के मैटर्स को देखने के लिए अपॉइंट करने वाला व्यक्ति। सबसेक्शन नंबर 3। अच्छा, सबसेक्शन नंबर 2, स्पेशल मजिस्ट्रेट कितने समय के लिए अपॉइंट किया जाएगा? 1 वर्ष से अनधिक। सबसेक्शन नंबर 3, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने स्थानीय अधिकारिता के बाद किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर शक्तियों को प्रदान करने के लिए सशक्त कर सकता है। कोई दूसरा भी जुरिडिक्शन दे सकता है क्या? हाँ, दूसरा जुरिडिक्शन दिया जा सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता 15 का 1। इन सब में से सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसी को यहाँ पर लिख देना। 19 से 1 में भी यही बात लिख रखी है मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में, यहीं पर ही लिख देना 19 से 1। आ जाओ 19 से 1 पे।
इस 19 के पास में लिख देना 15 लिखा हुआ है। आगे चलो, खत्म आज की कहानी। कल लोग अभियोजक